अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो जिसमें हम आए थे अब संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है, आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों? संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्म वाले होते हैं। इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रखरखाव में सुविधाजनक हैं। निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित कीजिए और स्वयं सीखिए। क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं? यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुणधर्म के बारे में क्या बतलाता है? अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिरस्थायित्व, मूल्य और रखरखाव के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुएं और उनके उपयोगी की एक सूची बनाइए। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में यह रेखीय होती है, एक रेखा में, तो अन्य में यह त्रियक बंध या क्रॉस बंध होती है। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकार और साइजों में उपलब्ध हैं। जैसे आप चित्र 3.7 में देख सकते हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे संभव है? तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है, इसे बेलकर चद्दरों में बदला जा सकता है अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार हैं। जैसे ये दिए हैं प्लास्टिक के कई बर्तन। तो पॉलीथीन, पॉलीधन एथीन, मतलब प्लास्टिक का एक उदाहरण है पॉलीथीन, जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने में काम आता है। आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़ों को मोड़िए। अब सभी प्लास्टिक वस्तुएं सफलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं। आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सफलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती हैं। कुछ प्लास्टिक को आसानी से मोड़ सकती हैं और कुछ को मोड़ने पर आसानी से वह टूट जाती हैं। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल को गर्म जल में डालते हैं तो वह विकृत होती है, मतलब पिघल जाती है। मतलब कोई भी प्लास्टिक की वस्तु या बोतल को गर्म जल या गर्म करेंगे तो वो पिघल जाती है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, मतलब पिघल जाता है या सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। ऐसा प्लास्टिक जिसको गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाता है, पिघल जाता है, उस प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन और पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं
जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। मतलब कुछ प्लास्टिक एक ऐसा होता है कि जिसको एक बार सांचे में ढाल दिया जाएगा तो उसको गर्म नहीं किया जा सकता। वो गर्म करेंगे भी तो गर्म करने पर वह आसानी से पिघलता नहीं है, टूटता नहीं है। ऐसे प्लास्टिक को थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक कहते हैं। मतलब जिसे ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है, गर्म नहीं होगा वह और पिघलता भी नहीं है, तो इस प्लास्टिक को थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसके दो उदाहरण हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। ये प्लास्टिक है, एक बेकेलाइट प्लास्टिक होता है, एक मेलामाइन। तो बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुछ अलग होता है, मतलब उसमें ऊष्मा और विद्युत प्रवाहित नहीं होती। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। मेलामाइन एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक होता है, मतलब आग भी इसको नहीं पकड़ सकती, तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता होती है। और दूसरे जो प्लास्टिक हैं उनसे अधिक इसमें ऊष्मा को सहन करने की क्षमता होती है। यह फर्श की टाइल्सें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करते हैं। चित्र 3.8 में प्लास्टिक और थर्मोसेंटिंग के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित किया गया है। फिर आते हैं विकल्प पदार्थ। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचें तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। उपयोग की यह सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुएं आदि से गिनना प्रारंभ करें तो प्लास्टिक में बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग होता है। अब प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों की विवेचना करें। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है, मतलब प्लास्टिक किसी भी पदार्थ से क्रिया नहीं करता, वो सड़ता नहीं है, उसको कहीं भी फेंक देंगे, ठीक है, सड़ता घुलता नहीं है। आप जानते हैं कि लोहे जैसी वस्तुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें जंग लग जाती है। लोहे की वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी लेकिन प्लास्टिक नष्ट नहीं होता। परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते, इनका संचारण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थ के संचयन हेतु किया जाता है। इसलिए इनका उपयोग बहुत सारे रासायनिक पदार्थों को रखने में, अल्कोहल, केमिकल को रखने में और बहुत सारे पदार्थों को एकत्रित करने में इसका उपयोग करते हैं। प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। पूर्व काल में प्रयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से बात करिए। किस पदार्थ की बनी बाल्टियाँ और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं? प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने के क्या लाभ हैं? क्यों प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी है और विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है, अतः यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। प्लास्टिक जो होते हैं धातु के बर्तनों से इनके बर्तन सस्ते आते हैं। ये उद्योगों में, घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं और बड़े बड़े उद्योगों में और घरेलू कारों में भी इसका उपयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक
पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। फिर प्लास्टिक कुचालक है। प्लास्टिक मतलब ऊष्मा विद्युत का कुचालक होता है। आपने ऊपर सीखा कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं। खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इनके बने होते हैं। फिर प्लास्टिक और पर्यावरण। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपटी वस्तुएं मिलती हैं। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है। फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। क्यों? पदार्थ जो प्राकृतिक क्रियाओं जैसे जीवाणुओं की क्रियाओं द्वारा अपघटित हो जाता है वे जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। मतलब जो पदार्थ को बाहर फेंक दिया जाएगा और छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों द्वारा जिनका अपघटन हो जाता है वो कहलाते हैं जैव निम्नीकरण। और पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते, अपघटन नहीं होता है, वो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। तो जो प्लास्टिक है वो जैव अनिम्नीकरणीय है, क्योंकि उसको बाहर फेंक दिया जाएगा तो वह आसानी से बहुत दिन तक पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे पॉलीथीन है, प्लास्टिक की वस्तुएं हैं, उनका अपघटन नहीं होता। कांच है, जैसे सारणी में दिया है, सब्जी और फलों के छिलके, मतलब इनका अपघटन हो जाएगा 1 से 2 सप्ताह। बचा हुआ भोजन, कागज, इनका भी 10 से 30 दिन में। सूती कपड़े, लकड़ी, ऊनी वस्त्र, टिन, एल्युमिनियम, ठीक है, अन्य धातुओं के डिब्बे और प्लास्टिक की थैलियाँ जैव अनिम्नीकरण है। अन्य वस्तु जैसे धातुओं के डिब्बे जैव अनिम्नीकरण है। मतलब जो कई वर्ष तक भी पड़े रहेंगे प्लास्टिक के डिब्बे तो वो नष्ट नहीं होते, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है। यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैला धूम उत्सर्जित करता, मतलब धुआं निकलता है, कार्बनिक पदार्थ। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता? यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग कीजिए। जैव निम्नीकरण या जैव अनिम्नीकरण अपशिष्टों को अलग इकट्ठा करिए, इनका अलग अलग निस्तारण वाला अलग अलग प्रकार से फेंकिए। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। कुछ और तरीके भी सुझाइए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। पुनः चक्रण का मतलब है जिनको एक बार ले जाके और उसमें भट्टियों में ढाल के उसको पिघला के पुनः उसकी नई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, वो पुनः चक्रण कहलाता है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में सिद्धांत को याद रखिए। 5 सिद्धांत दिए हैं। उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः चक्रित करिए, पुनः प्राप्त करिए और उपयोग न करिए। इस प्रकार की आदतें विकसित करें जो पर्यावरण की हितैषी हैं।